आप सभी को नमस्ते। मैं सृष्टि मुखर्जी पुनः आ गई हूँ आपको नया चैप्टर पढ़ाने। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मैं अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में क्या पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको क्लास 8 की हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। ये 8 की हिस्ट्री किस समय की हिस्ट्री है? तो 1750 ईस्वी के बाद की हिस्ट्री है और भारत की आज़ादी के बाद तक में इसमें चैप्टर्स हैं। तो आज इसी क्रम में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप सभी रेगुलर पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। विद्यालय बंद है, बंद होने के बाद हमारा दायित्व क्या होता है, बच्चों का काम क्या होता है? पढ़ाई घर पे रहकर करना। तो इसीलिए आज मैंने आपके लिए जो चैप्टर बनाया है, ये टॉकिंग बुक की तरह आपको बताएगा कि भारत में जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेज शासन करने लगे, अब अंग्रेज जाने जाने वाले हैं, है ना। यानी बहुत सारे अब लोगों के बीच में जागरूकता आ गई है, भारत के लोग जागरूक हो गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 1857 का विद्रोह हो गया, इसके बाद का समय अभी चल रहा है। यानी ये वो समय है जब हम लोग कुछ ही साल कम दूर हैं किससे? भारत की आज़ादी के। तो अभी का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम जैसे कि आपके सामने ही ये चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अंग्रेजी शासन और शहरी बदलाव के अंतर्गत आज आप लोगों को क्या जानना है? तो आज आप लोगों को जानना है अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेजों के बारे में क्या? तो अंग्रेज हमारे यहाँ जो शासन कर रहे थे, तो अंग्रेज जो हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, इसी क्रम में आज हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजी शासन में क्या हुआ था। तो अंग्रेजी शासन के क्रम में हमारे भारत में अंग्रेजी जो हमारी शासन है, अंग्रेजी सरकार जो थी, वो शासन एवं शहरीकरण में कौन सा बदलाव की, हम लोग यही जानेंगे कि क्या बदलाव अंग्रेजों के द्वारा हुए, कब हुए। तो जब भारत आज़ादी के लिए अब भारत के लोग जागरूकता अभियान कर रहे थे और जागरूक हो रहे थे। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आपको बताता है कि अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव में क्या क्या बदलावें हुई थी। तो जैसा कि आपने पार्ट 3 में ही पढ़ा था बच्चों कि भारत में जब अंग्रेजी सत्ता आई थी, तो अंग्रेजों ने अपनी स्थापना के बाद गांव का जीवन बदला। गांव का जीवन बदला मतलब गांव में उनका प्रशासनिक ढांचा स्थापित हुआ था, गांव में नए नए विभागों की उन्होंने स्थापना की। मगर अंग्रेज का शासन सभी जगह था, शहरों में भी था, वह तो कुछ परिवर्तन जरूर किए थे। इसी बात को हम इस पाठ में समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने भारत में ऐसा क्या बदलाव किया जिसके कारण ये पाठ हमें पढ़ना पड़ रहा है, अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। तो जैसा कि अभी आपके सामने आप देख रहे हैं, इससे पहले हम औपनिवेशिक काल में शहरों के विकास की खोज कर रहे थे। हमें अंग्रेज शासन के पहले शहरों पर एक नज़र डालनी चाहिए, है ना। अंग्रेज शासन से पहले हमारी शहरों की कैसी व्यवस्था थी, इसके बारे में इस पाठ में कहा जा रहा है। शहर सामान्यतः ग्रामीण इलाके में था और काफ़ी अलग होता था। यहाँ की आर्थिक गतिविधि और सांस्कृतिक गांव से काफ़ी भिन्न थी। आप ये जानते हैं कि गांव के लोगों का मुख्य काम क्या होता है? आज भी गांव में क्या होता है मुख्यतः? तो गांव के लोग खेती करते हैं और उस समय भी खेती पे निर्भरता ज़्यादा थी। आज के दिनों में तो गांव में विद्यालय है, गांव में अस्पताल हैं, गांव में कल कारखाने हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ खेती होती थी। उसी का यहाँ जिक्र है, यहाँ जिक्र किया गया है कि यहाँ की आर्थिक गतिविधियों में क्या था। तो आर्थिक गतिविधियों में सांस्कृतिक गांवें जो थी काफ़ी भिन्न थी। यहाँ के मुख्यतः क्या करते थे? तो यहाँ के मुख्यतः लोग खेती का काम करते थे, जो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ के लोग और क्या करते थे? खेती के साथ ही व्यापार व्यवसाय करते थे और किलेबंदी की जाती थी। जैसा कि आप देखते हैं गाँव में पुराने बड़े बड़े भवन वगैरह के समय, तो ये अवशेष आज भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि गांव की स्थिति कैसी थी और शहर की स्थिति कैसी थी। हम लोग क्यों कहते हैं कि दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा पैसा है? क्योंकि दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया था। क्योंकि दक्षिण भारत विदेशियों के आगमन का स्थल था, समुद्र के मार्ग से लोग आया जाया करते थे, इसलिए वहाँ चढ़ावा ज़्यादा चढ़ता था, ये क्लियर है। लेकिन उत्तर की तरफ चढ़ावा चढ़ता था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं चढ़ता था। तो यहाँ हम लोग और भी बहुत कुछ जानेंगे।
यहाँ जैसे है 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बसाए गए शहर और जनसंख्या के जमाव, विशाल भवन और शहरी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। आगरा, दिल्ली, लाहौर जैसे शहर मुगल प्रशासन की सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक थे और केंद्रों में सम्राट और अमीर लोग रहते थे। जैसे कुलीन वर्ग की उपस्थिति के कारण वहाँ कई प्रकार की विशिष्ट सुविधाएं होती थी। आज भी आप देखते हो राज्य और राज्य की राजधानी, तो राजधानियाँ क्या होती हैं बच्चों, ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ ब्यूरोक्रेट्स, वहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी, वहाँ देश को चलाने वाले शासन करता रहते हैं, राज्य को चलाने वाले शासन करता रहते हैं, जिसके कारण इनका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो वही जिक्र यहाँ भी किया गया है। और इसी प्रकार शिल्पकार, कुलीन वर्ग के विशिष्ट उत्पाद और शहरी वासियों के लिए अनाज इत्यादि के लिए भी शहरों का निर्माण ज़्यादा होता था और ये ज़्यादा बढ़े हुए थे। अब इस क्रम में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या जानेंगे? अगला हम लोग जानेंगे कि इस समय जो है, इस समय का जो इतिहास है, यहाँ बहुत तरह के बदलाव भी हुए थे, जिसके बारे में अब हम लोगों को जानने का मौका मिलेगा। अब हम जानेंगे कि इस समय किस तरह का बदलाव हुआ था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि शहरों का क्यों तैयारी किया गया था विशिष्ट प्रकार से, तो क्योंकि शहर में कौन रहते थे? तो राजा महाराजा रहते थे। उसी प्रकार ये शहर में क्या था? तो बड़े बड़े महल और किले हुआ करते थे। यहाँ पर आप देख रहे हो एक किला है। ये क्या है? एक किला है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इट इज़ ए फोर्ट। ये एक किला है। और किला में खासियत क्या होती थी? तो किला जो है चारों तरफ से दीवार से घिरा होता था। क्या होता था? दीवार से घिरा होता था। क्यों घिरा होता था? क्योंकि राजा, कोई भी राजा यहाँ जो शासन करता था, वो अपने इस एरिया को सुरक्षित रखता था। क्यों? क्योंकि वो इस दीवार को बनाकर और तब इसमें क्या करता था? तो बड़े बड़े महलों की स्थापना करता था। तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैं इसको लार्ज कर रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसको लार्ज कर रही हूँ तो आपके समझ में आएगा। ये आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये एक नदी है और नदी के पास इलाके को घेर कर क्या बनाया गया है? ये किला बनाया गया है। तो किला बनाने से पहले राजा लोग क्या करते थे? बड़ा दीवार बनाते थे, बड़ा फाटक बनाते थे और दीवार और फाटक बना के घेरते थे एरिया को, और तब धीरे से वो उसमें क्या करते थे? अपना किला बनाना शुरू करते थे। यानी सुरक्षा की दृष्टि से अपने राज्य को सीमित करके घेर लेते और फिर किला बनाते और फिर अपनी जनसंख्या और अपनी प्रजा के साथ अपना राजपाट करते। तो यहाँ पर है 19वीं सदी के मध्य में, यहाँ देखिएगा लिखा जो है 19वीं सदी के मध्य में शाहजहानाबाद की तस्वीर, ये तस्वीर है। आप बाईं ओर लाल किला देख सकते हैं। आपको लाल किला दिखेगा, देखिएगा, रेड फोर्ट मैंने कहा ही था। शहर को घेरने वाली दीवार को ध्यान से देखिए। हम लोगों का मेन फोकस दीवार पर है। बीचों बीच चांदनी चौक का मुख्य रास्ता दिखाई दे रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये सब जानकारियां। मुख्य रास्ता दिखाई दे रहा है और यमुना नदी लाल किले से सटकर बह रही है। यानी कि ये सभी क्या है? तो ये यमुना नदी है। इट इज व्हाट इट इज? इट इज यमुना नदी। तो यहाँ पर यमुना नदी बह रही है। आप यहाँ देख रहे हैं यमुना नदी जो है, यहाँ पर यमुना नदी का बहाव है, यमुना नदी है और यमुना नदी बह रही है। और यहाँ पर क्या हो गया है? तो यहाँ लाल किले से सटकर बह रही है। अब इस इलाके को रास्ता बदल दिया गया है। जहाँ पर क्या है, नाव किनारे की ओर बढ़ रही है, उसे अब दरियागंज कहा जाता है। ये सभी इलाके किस नाम से जाने जाते हैं? तो इन सभी इलाकों को जहाँ नाव चल रही है, ये इलाके दरियागंज है। क्या है? दरियागंज। ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली, दरियागंज, ये सभी आप देख लीजिए। ये मुगलों के समय का है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरों की बनावट करने से पहले इतिहास में भी है कि उसको पहले सुरक्षा और सुरक्षित किया जाता था और तब शहरों को बनाया जाता था। यहाँ पर एक उदाहरण है।
और यहाँ शहरी केंद्र में परिवर्तन। अब ध्यान दीजिएगा कि जब मध्यकाल में प्रशासनिक के शहरों के अतिरिक्त दक्षिण भारत में मदुरई, तंजौर, कांचीपुरम जैसे कुछ ऐसे शहरी केंद्र थे जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन ये शहर उत्पादन और व्यापारिक गतिविधि के भी प्रमुख केंद्र थे, है ना। ये शहर व्यापारिक केंद्र भी थे। मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर लोग समुद्री रास्तों से भी दूसरे देशों से आकर व्यापार करते थे। धार्मिक त्योहार के अवसर पर यहाँ मेले का भी आयोजन होता था, जिसे तीर्थ या व्यापार से जोड़े जाते हैं, है ना। यहाँ पे तीर्थ भी होता था, लोग भगवान के भी दर्शन करने आते थे और उसी प्रकार लोग यहाँ पर व्यापार व्यवसाय करने भी आते थे। शहरी केंद्र में परिवर्तन। शहरी केंद्र में धीरे धीरे परिवर्तन आया। 18वीं सदी में शहर की स्थिति में बदलाव आए। राजनीतिक तथा व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन के साथ पुराने शहर पतनोन्मुखी हुए और नए शहरों का विकास हुआ। मुगल सत्ता के धीरे धीरे कमजोर हो जाने के कारण शासन से संबंधित शहरों का पतन होने लगा और नई क्षेत्रीय शासन केंद्र लखनऊ, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ये सब अंडरलाइन करने की चीज़ है, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया। नई क्षेत्रीय लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा आदि नए केंद्रों के रूप में स्थापित हुए और शहरी शिल्पकार, कलाकार, प्रशासनिक तथा विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले लोग शासन के केंद्र में रहते थे। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो है ये जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने आपको जो पढ़ाया कि अंग्रेज लोग कैसे शहर की स्थापना किए, तो इससे अंग्रेजों से पहले हमारे भारत में कौन थे? तो अंग्रेजों से पहले हमारे भारत में थे मुगल्स थे। और मुगल्स के जाने के बाद जब मुगल्स चले गए, जैसे धीरे धीरे मुगल्स की सत्ता कमज़ोर होने लगी, तब जाकर कौन हमारे यहाँ शासन का काम देखने लगे? तो अंग्रेज देखने लगे। कौन देखने लगे हमारे यहाँ शासन का काम? अंग्रेज देखने लगे। अंग्रेज अपने यहाँ क्या करने लगे? तो हमारे यहाँ जितना भी शहर है सबका देखरेख अंग्रेज करने लगे। और अंग्रेज उस क्रम में वो क्या करते थे? अंग्रेज नई शहरों की स्थापना किए थे, नए शहर बनाए थे। जैसा कि यहाँ पे आपको विदित हो कि यहाँ दिया हुआ है 18वीं शताब्दी के अंत में परिवर्तन का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। जब व्यापारिक गतिविधियाँ अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगी, तब पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह अपना महत्व खोने लगे, क्योंकि नए शहर बस गए थे। और खासकर वस्तुओं के उत्पादन करने वाले शहर इसलिए पिछड़ गए क्योंकि उनकी मांगे धीरे धीरे घटने लगी थी। अंग्रेजों द्वारा स्थानीय शासकों पर विजय करने के कारण भी क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र क्या हो गए? तो नष्ट हो गए, क्योंकि अंग्रेज लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे। उसी तरह क्या है यहाँ पर देखिएगा, तो 1757 का पलासी विद्रोह और इस युद्ध में जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र फैलने लगा और चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उभरकर सामने आए। नए यहाँ पर क्या बने? तो इस जगह पर नए भवनों का निर्माण हुआ, नए तरीके से यहाँ सारे चीज़ को सेटअप किया गया, नए रोजगार विकसित किए गए। और यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, यहाँ देखिएगा, उजरते शहर। बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद किस लिए प्रसिद्ध था? तो रेशमी वस्त्रों के लिए मुर्शिदाबाद प्रसिद्ध था। उसके उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में ये उभरा। लेकिन 18वीं सदी के दौरान शहर पहले की अपेक्षा विस्तार एवं महत्व की दृष्टि से संकुचित होता गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड क्या करने लगे? इंग्लैंड, यहाँ देखिए दिया ही हुआ है, इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं पाए, है ना। मुर्शिदाबाद के हमारे जो शिल्पकार थे वो क्यों उनकी व्यापार और उनका जो निर्मित सामान था भारत में बिकना बंद हो गया था? क्योंकि अंग्रेज इस समय हमारे यहाँ क्या करने लगे थे? तो अंग्रेज अपना जो है 16वीं सदी में क्या इन्होंने प्रारंभ कर दिया था? तो इन्होंने 16वीं सदी में किसकी स्थापना की थी? तो कल कारखानों की।
तो आप समझ सकते हैं कल कारखानों की जो स्थापना हो गई, तो ये कल कारखाने जब बन गए तो कल कारखाने बनने के बाद भारत के व्यापारी कामगार उनको उत्पादन का सही केंद्र नहीं मिल रहा था, उनका सामान यहाँ पे नहीं बिक रहा था। और यहाँ पर किसका सामान बिक रहा था? तो यहाँ पर सामान बिक रहा था किसका? तो सामान बिक रहा था अंग्रेजों का। जैसा कि यहाँ पे दिया ही हुआ है कि हमारे यहाँ अब अंग्रेजों के सामान ज्यादा बिकने लगे, मद्रास कलकत्ता बंदरगाह केंद्रित होने लगे तथा व्यापारिक महत्व के लिए समृद्ध होते गए। और इसी प्रकार बिहार के संदर्भ में मुंगेर भागलपुर आदि शहरों के उजड़ने की स्थिति भी प्रारंभ हुई। ईरानी यात्री अहमद बहनवाबी ने इसकी चर्चा विस्तार से की है। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हमारे यहाँ के बिजनेस डूबते चले गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज है, इसको मैं आपके सामने रख रही हूँ। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखेंगे, रेलवे शहर का चित्र है। ये क्या है? रेलवे शहर। तो हमारे यहाँ बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ रेलवे की शुरुआत कब हो गई थी? तो 1853 में रेलवे की शुरुआत भारत में हो गई थी। कहाँ पर हो गई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हो गई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत होने के बाद प्रत्येक स्टेशन में क्या जाता था? तो कच्चे माल का संग्रह होता था और आयोजित वस्तु क्या होती थी? तो आयोजित वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। रेलवे के विस्तार के बाद वर्कशॉप में रेलवे के कॉलोनीज की स्थापना हुई। इसी समय जमालपुर बरेली जैसे शहर क्या हुए? तो अस्तित्व में आए, क्योंकि यहाँ पर रेल का सामान और कारखाना बना हुआ था। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या हुआ था? तो हमारे यहाँ इस प्रकार से अब शहरों में भी वर्गीकरण होने लगा था। इसी प्रकार आधुनिक शहर में औद्योगिकरण के साथ जुड़ा हुआ ब्रिटेन के मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स जैसे औद्योगिक शहरों की स्थापना हुई। 20वीं शताब्दी में तेजी से इसका विस्तार हुआ। ये शहर सूती वस्त्र एवं इस्पात के उत्पादन का प्रमुख केंद्र हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? तो रोजगार की तलाश में गांव से, कहां से? गांव से शहरों के लिए लोग आने लगे। बड़े बड़े कृषि फार्म की भी स्थापना होने के कारण छोटे किसानों को गांव छोड़ना पड़ा। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि 1700 ईस्वी में 77% लोग गांव में बसे थे, वहां 19वीं स्थिति में केवल 20% लोग गांव में रहे। इस प्रकार आप देख रहे हैं गांव के उजड़ने और नए शहरों की बसने से अर्थव्यवस्था पर भी इसका बदलाव देखा गया। अर्थव्यवस्था का आधार हो गया औद्योगिक व्यवस्था। इस प्रकार से नए शहर क्या हुए? तो नए शहर अस्तित्व में आए। यहाँ आपके सामने, यहाँ आप इसको ध्यान देंगे आप सभी लोग, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये देखिए प्रेसिडेंसी शहर। ये हमारे कौन से शहर हैं? प्रेसिडेंसी शहर। और प्रेसिडेंसी शहर की क्या व्यवस्था है? तो 18वीं सदी के मध्य तक कलकत्ता, मुंबई, महाराष्ट्र और इसी प्रकार विशाल शहर बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने कारखाने, वाणिज्य कार्यालय इन्हीं शहरों में बनाए गए। ये कारखाने कंपनी के व्यापारिक वस्तुओं के संग्राहक के रूप में, कैसे केंद्र के रूप में? संग्राहक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण इनके किलेबंदी की जाती। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स और मुंबई में फोर्ट इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाने लगे। यानी कि इस जगह पर कौन रहते थे? तो इन इलाकों पे ब्रिटिश रहते थे। यूरोपीय व्यापारी से लेन देन करने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों के बाहर अलग इलाके में रहते थे। काम उनसे यही लिया जाता था, लेकिन उनको अलग बगल इलाकों में रखा जाता था। इस प्रकार यहाँ व्हाइट टाउन, गोरे के शहर, और ब्लैक टाउन, इस प्रकार से दो प्रकार के शहरों की भी स्थापना हुई। गोरे यानी अंग्रेज और ब्लैक में वो हमें रखते थे। यहाँ आप लोग देखते चलिए अपना इतिहास। दौड़ती भागती जिंदगी यूं ही चलती गई और सारे कुछ
जैसे सिनेमा हॉल है, सार्वजनिक स्थान है, मिलने जुले नई जगह और मिलने की नई भवनें निर्मित हुई। इंजीनियर धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत तरह के बदलाव आए। हमारे यहाँ भी बहुत नए नए चीज़ों की शुरुआत हुई। सभी वर्गों के लोग शहरों में आने लगे। क्लर्क, शिक्षक, वकील, डॉक्टर की मांग बढ़ने लगी। फलस्वरूप शहरों में मध्यम वर्ग के लोग आने लगे। इस प्रकार स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय खुलने लगे और फिर सरकार ने अखबार, पत्रिका सभी को सार्वजनिक किया। पहले क्या होता था, पत्रिका कुछ ही लोग पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार हुआ, लोगों को पढ़ने का मौका दिया गया। आप देख रहे हैं कि पत्रिकाओं का संग्रह होने लगा और इस प्रकार से एक बदलाव आया, बदलाव की शुरुआत हुई। और यहाँ हर प्रकार के लोग, शहरों में महिलाओं के लिए भी नए अवसर आ गए। घर की चार दीवारी से महिला क्या हो गई, अब बाहर आ गई और इस प्रकार महिलाओं को भी सुरक्षा मिलती थी और वो भी शिक्षिका, रंगकर्मी, फिल्म एक्ट्रेस या और फैक्ट्री मजदूर और नौकरानी के कार्य भी लोगों के घरों में जाकर करती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे बहुत तरह के बदलाव आए। अतीत के आईने से भागलपुर शहर। अब हम लोग देखेंगे हमारे भागलपुर शहर के बारे में कि अतीत के आईने से भागलपुर शहर अस्तित्व में आया। अस्तित्व में क्या आया, तो भागलपुर कहाँ का शहर है, तो भागलपुर सबसे पहले आप जानते हैं कि भागलपुर बिहार का एक जिला है ना। बिहार का एक क्या है, जिला है। तो भागलपुर अस्तित्व में आया। भागलपुर क्या हुआ, अस्तित्व में आया। भागलपुर शहर का अस्तित्व गंगा नदी के किनारे है, एक बिहार का एक जिला है। इसकी पहचान हमेशा एक व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुई है। प्राचीन काल में यह शहर एक उपनगर के रूप में आया था। राजधानी इसकी चंपा से सटी हुई थी, लेकिन समय और तकाजा देखिए कि चंपानगर भागलपुर होकर शहर का मुख्य केंद्र बन गई। और इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि 18वीं सदी के मध्य में शहर पर मुसलमानों का शासन भी था। इसी दौरान भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का केंद्र भी बना। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का केंद्र भी बना, संस्कृति का ये अहम केंद्र बना था। ये हमारी जानकारियां हैं। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ था। तो यहाँ पर मस्जिद, दरगाह, मज़ार, के इबादतनामे बनाए गए थे सूफी संतों द्वारा। मस्जिद मुसलमान समुदाय, मज़ार किसी विशिष्ट व्यक्ति संत के लिए, मकबरे, कब्र या मज़ार बनाई गई भव्य इमारत, खनका सूफी संतों का धार्मिक संग्रह, ईदगाह मुसलमानों के लिए ईद की नमाज पढ़ने की विशेष व्यवस्था होती, खुले मैदान होते, इमामबाड़ा शिया मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल जहां मुहर्रम के शोक मनाए जाते। इस प्रकार से ये शहर में मुस्लिम आबादी को इस प्रकार से संरक्षण मिला। घने मुसलमानों और दर्जनों बाजार घिरे हुए हैं, कहाँ पर, भागलपुर में। और ये एक शहरी केंद्र हुआ कब, ब्रिटिशर के समय। शायरी, नृत्य, संगीत आमतौर पर मनोरंजन के साधन थे। इस शहर में ऐशो आराम भी बहुत था और कुछ अमीरों के हिस्से में ये ऐशो आराम आता था। अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत गहरा था, बहुत ज़्यादा गहरा था। इस प्रकार से आपके सामने अभी एक चित्र है और आप इस चित्र को मैं इलाज कर रही हूँ, आप देखेंगे ये चित्र है ना, मस्जिद के तरफ की चित्र है। अब यहाँ देखिए, मौलाना की मस्जिद में नमाज अदा करते श्रद्धालु। मुगल बादशाह जहांगीर एवं फारूक सियार के शासनकाल में निर्मित भागलपुर रेलवे स्टेशन से करीब 50 मीटर पश्चिम दक्षिण तारापुर स्थित हजरत मोहम्मद साहब के पवित्र अवशेष यहाँ सुरक्षित होने के कारण यह मुसलमानों की पवित्र धाम स्थली है। इस मोहल्ले में एक मदरसा है और वहाँ से शिक्षा पाकर विद्वान मौलवी भी हुआ करते हैं। इसका नाम मौलाना नामचक पढ़ा गया है। और यहाँ है शाहजंगी का मकबरा। शाहजंगी का मकबरा भागलपुर रेलवे स्टेशन के करीब से करीब 2 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण की ओर ऊंचे टीले पर स्थित है और नीचे
तालाब एवं मस्जिद है। यहाँ प्रसिद्ध मुहर्रम का मेला लगाया जाता है। ताजिया का पहलावा विसर्जन इसी स्थान पर किया जाता है। ये आप लोग देख लो, है ना। ये समय भी है भागलपुर, है ना, इसलिए भी प्रसिद्ध है। अब औपनिवेशिक काल में भागलपुर शहर, औपनिवेशिक काल किस काल को कहते हैं? औपनिवेशिक काल जब हमारे यहाँ कौन थे? तो जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर थे, इस समय को हम कहते हैं औपनिवेशिक काल। और इस समय क्या हुआ था? तो इस समय आपने जैसा कि पहले पढ़ा ही, भागलपुर शहर के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफी अलग थे। यह शहर परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। यह शहर 3 कस्बों चंपा, भागलपुर और बरारी से मिलकर विकसित हुआ था। जब भागलपुर नगर पालिका की स्थापना हुई तो 2 कस्बे चंपा और भागलपुर इसमें शामिल हुए। जब भागलपुर नगर पालिका की स्थापना हुई तो क्या हुए? 2 शहर आए। बाद में बराबरी भी सम्मिलित हुआ और आज तीनों कस्बे भागलपुर नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी संकरी गली में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, पेशे के लोग मोहल्ले में रहते हैं। अलग अलग समय में विधिवत प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय के लोग शहर में आए दिन आकर बसे हुए हैं। 19वीं सदी की आधुनिक शिक्षा के रूप में प्रसार, भूराजस्व व्यवस्था, व्यवसाय के नए अवसर, भागलपुर शहर में बंगाली भाषियों और मारवाड़ी समुदाय का आगमन, शहर की आबादी बढ़ गई, रोजगार बढ़ने लगे। बिल्कुल भिन्न तरीके से भोजन, पहनावा, कला, साहित्य, हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू फारसी आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों के नीचे आकर दब गई। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ? तो शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयास किए गए और इसका लाभ सबसे पहले यहाँ के बंगाल जनों ने लिया। किसने लिया? बंगाल जनों ने लिया। देखते देखते एक समय ऐसा भी आया जब शहर में बंगाल से आए डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, क्लर्क, शिक्षक, लेखक, अधिवक्ता बंगाली हुआ करते थे। ये अधिकतर लोग क्या होते थे? बंगाली हुआ करते थे। ये बंगाल से आए हुए लोग थे। और भागलपुर शहर, बूढ़ानाथ, मंसूरगंज, आमादपुर, खजपुर और इलाके में मुख्य रूप बंगाली भाषी लोग रहते थे। ये बांग्ला भद्रजन अपनी संस्कृति और साहित्य की छाप लेकर शहर में आए थे और बंगला परिवेश का भागलपुर में निर्माण हुआ। 19वीं सदी के मध्य में व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से मारवाड़ी, अग्रवाल, जायसवाल, बनिया जाति के लोग भी ताकतवर व्यवसायी समूह के रूप में शहर में आए। व्यापारी, एजेंट, बैंकर, महाजन इस शहरों में रहते थे। मारवाड़ी टोले के खलीफा बाग, सुरागंज, मारवाड़ी, नया बाजार इत्यादि में निवास करते थे। इस प्रकार हमने देखा कि अंग्रेजों के समय में बंगाल के लोग और मेवाड़ के लोगों का भी यहाँ पे बहुत प्रभुत्व था। ब्राह्मण और कायस्थ स्थानीय ग्रामीण जातियों, यहाँ पर ब्राह्मणों की स्थिति, ब्राह्मण कायस्थ स्थानीय ग्रामीण जातियाँ थी जो अंग्रेजी शिक्षा का लाभ उठा रही थी और सरकारी पदों पर भी थे। ये लोग शहर के मुद्दीचक, खंजरपुर इलाके में अपना बसेरा करते थे। कुछ ब्राह्मण एवं कायस्थ का संबंध जमींदार परिवार से भी होता था, यानी अंग्रेजों ने यहाँ पे ब्राह्मणों को भी बसाया। ब्राह्मण भी यहाँ उनके समय में आए हुए थे। जमींदार कौन हुआ करते थे? तो ब्राह्मण जाति के लोग यहाँ पर जमींदार भी होते थे और ब्राह्मण जाति के लोग यहाँ पर लाभ के पद पे भी थे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत तरह की अंग्रेजों के समय व्यवस्था थी। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं क्या कि 1862 में रेलवे की शुरुआत और शिक्षण संस्थानों की अब स्थापना हुई। जब से रेलवे आया, लोग एक जगह से दूसरे जगह पढ़ाई लिखाई करने जाने लगे। इस प्रकार से बहुसंख्यक लोग रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा और अन्य सुविधाओं की उम्मीद के लिए शहर की तरफ आने लगे। जैसे जैसे भागलपुर की आबादी बढ़ने लगी, बरारी ने नए लोगों ने बसना शुरू किया। रोजगार की तलाश में ग्रामीण इलाकों से आए मेहनतकश गरीब और कामगारों का नया वर्ग उभर कर इस जगहों पर आकर बसने लगा और गंगा नदी के किनारे कालीघाट स्थित
इन जगहों पर लोगों का निवास स्थान हुआ और ये लोग यहाँ पर झोपड़ी बना के रहते थे। यहाँ है महाशय दधोई। इस विशाल इमारत का निर्माण 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में भागलपुर शहर यहाँ देखिएगा 18वीं सदी में अंतिम वर्षों में भागलपुर शहर के स्थानीय जमींदार महाशय वंश के पेशनाथ घोष याद दीजिएगा, ये भी बंगाली ही थे। प्रेषनाथ घोष ने गंगा नदी के किनारे चौकी नियमपुर चंपानगर में अपने निवास स्थान से करवाया। महाशय वंश के परिवार के सदस्य मुगल काल में भागलपुर परगना नामक प्रशासनिक इकाई में कानूनगर के पद पर कार्यरत थे। जब 1765 ईस्वी में अंग्रेज ने मुगल बादशाह से दीवानी का अधिकार प्राप्त किया, तब इस परिवार के लोग भागलपुर परगना में दीवान के पद पर नियुक्त हुए। बाद में भागलपुर के जिला कलेक्टर मिस्टर चेयरमैन ने परेशनाथ घोष को सुजानगर टप्पा की जमींदारी की सनद आदेश प्रदान की। ब्रिटिश शासन की राजनीति के परिणाम स्वरूप अनेक जमींदार परिवार का आगमन हुआ शहर में। दरअसल इनकी जमींदारी का क्षेत्र ग्रामीण इलाका हुआ करता था, लेकिन लोग शहर के विभिन्न इलाकों में निवास करते थे। महाशय वंश बनेली, बड़ारी, अरुरारी जैसे बड़े जमींदार के साथ छोटे जमींदार भी शहरों में मौजूद थे। इनकी जमींदारी क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर, बांका, नवगछिया, पूर्णिया आदि थी। शहर में मंदिरों, शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, परोपकारी कार्यों को संरक्षण प्रदान किया जाता। इस प्रकार से हमने देखा कि भागलपुर शहर दूर तक फैले अल्पसंख्यक आबादी वाले शहर बन गए और भागलपुर के इर्द गिर्द स्थित कस्बे नए उपशहरी इलाकों के रूप में बाहर आए और सामने आए। व्यवसाय और व्यापार, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं? व्यापार और व्यवसाय। इसको आगे मैं अगली कक्षा में मैं इसको निष्पादित करती हूँ। आप लोग सभी इसको ध्यान से पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण। हम उस समय की पढ़ाई पढ़ रहे हैं जब भारत में अंग्रेजी शासन था और अंग्रेज क्या कर रहे थे, तो भारत में अपने व्यापार, व्यवसाय और पूर्णतः उपनिवेश की स्थापना कर रहे थे। तो इस क्रम में हम भागलपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ भागलपुर के साहित्य। तो भागलपुर में बांग्ला साहित्य का बहुत अधिक प्रभाव था। शरदचंद्र चटर्जी, विभूति भूषण मुखोपाध्याय, बंगोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर भागलपुर में प्रवास कर चुके हैं, यानी यहाँ पर उनका जीवन यापन हुआ है। लेकिन उस समय जिस साहित्यकार ने यहाँ लंबे समय तक अपना लेख जारी रखा वह थे बलाई चंद्र मुखर्जी। उन्हें लोग बनफूल के नाम से भी जानते थे। भागलपुर के साहित्य व रंगकर्मी राधा कृष्ण सहाय ने उनकी कई रचनाओं में बंगला से हिंदी तक में उसका अनुवाद किया। शरदचंद्र ने कालजारी उपन्यास, देवदास, विभूति भूषण बंगोपाध्याय ने पौथेर पांचाली का सृजन कर भागलपुर में ही किया। यही कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सुप्रसिद्ध रचना गीतांजलि को भी प्रसिद्ध किया। हरिकुंज भागलपुर शहर के सांस्कृतिक कर्मी। 1938 ईस्वी में हरिकुंज ने भागलपुर शहर से सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बहुत तरह की संस्थाओं की नींव डाली और इसमें उनकी भूमिका काफ़ी अहम थी। संस्थाएं हिंदी यात्रा पार्टी और गौरांग संकीर्तन समिति, बांगृषि शीतलालय और त्रिशला चित्रशाला उस समय में प्रसिद्ध साहित्यकार थे। रंगकर्मी, शिल्पकार, नृत्यकार, संगीतकार, फोटोग्राफर जमघट यहाँ पर लगता था। इस जमघट में कथाकार काशीनगर नाथ, इसी जमघट में कथाकार फणेश्वरी नाथ रेणु, राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, साहित्यकार डॉक्टर बेचैन, लघु कथाकार बनफूल भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां इत्यादि, जो आपको बड़े बड़े ख्याति पात्र और जो बड़े बड़े साहित्यकार इसी समय यहीं इसी धरती से उनका नाता रहा है। धार्मिक स्थल के रूप में भी हमारे भागलपुर के क्या कहने, आदिकाल से ही भागलपुर अपने ऐतिहासिक विरासत को संभाल कर आज तक नाम कर रहा है।
भागलपुर शहर का हृदय स्थल है और भारत के पुराने रेलवे स्टेशन में से एक भागलपुर रेलवे स्टेशन भी है। शहर का मुख्य व्यापारिक स्थान यही है। यहाँ ईस्ट इंडियन रेलवे एंड BMWR बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के स्टेशन भी है। इसकी शुरुआत 1862 में हुई थी। इस कारण आम लोगों के जीवन में इसका बड़ा बदलाव इसने लाया था। व्यापार करने वाले, कारोबार करने वाले श्रद्धालु, तीर्थयात्री के लिए यह काफ़ी कामगार था और तलाश में यहाँ पर लोग भी काम के लिए आया करते थे। लोग यातायात के लिए नए साधन से भी लाभान्वित हुए थे। जैसा कि हमने पढ़ा, रेलवे ने हमारे भारत को एक नई पहचान दी। भागलपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर गंगा नदी के किनारे स्थित कीवनलैंड हाउस की गणना विश्व के सुंदरतम इमारतों में की जाती है। इसका निर्माण भागलपुर के पहले जिला कलेक्टर क्लिंगलैंड द्वारा 1780-83 में हुई और भागलपुर को अंग्रेजों ने बहुत हद तक बसाया भी था। आज भी भागलपुर को सिल्क शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रमुखतः सिल्क का उत्पादन किया जाता है और यहाँ की सिल्क देश विदेश में जाती भी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सिल्क यहाँ बनती है। भागलपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर उत्तर लाजपत पार्क के निकट स्थित टाउन हॉल 20वीं सदी के आरंभ में निर्मित भवन है। यह भी काफ़ी अद्भुत और खूबसूरत है, जहाँ सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया जाता है। भागलपुर कचहरी परिसर के निकट स्वामी विवेकानंद पथ पर स्थित टेसिंग कंपाउंड मैदान एक सार्वजनिक पार्क था। इसका नामांकन बनेली स्टेट के मैनेजर टी स्टेक्स के नाम पर था। इस कंपाउंड के भीतर अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारियों ने मनोरंजन एवं मौज मस्ती के लिए स्टेशन क्लब का भी निर्माण करवाया था। आप चित्र यहाँ पर देख रहे हैं कि अंग्रेजों के समय भागलपुर शहर को स्थापित करने में अंग्रेजों की अहम भूमिका रही थी और यहीं पर उन्होंने अपने स्तर से लोगों को भी बसाया। और कहा जाता है भारतीय साहित्य में भी इस शहर का बहुत योगदान है, शिल्प में भी इस शहर का बहुत योगदान है और क्रांति में भी इस शहर का बहुत योगदान है और ये शहर हमारे लिए आज भी बहुत महत्व रखता है।